हेलो मित्रों। चलिए तो हम आज अगले 10 क्वेश्चनों का फिर अध्ययन करते हैं। क्लास को जल्दी से आप शेयर कर दीजिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल हमने शुरुआत करी थी और 10 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम अगले 10 क्वेश्चनों को देखेंगे व्याख्या सहित। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो मेनली ये कह रहा है कि जो राज्य है आता तो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए, यानी जो बेसिक नीडें होती हैं उसके लिए, बट ये श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। तो यह वाक्य अरस्तु का है, जिन्हें हम फादर कहते हैं पॉलिटिकल साइंस के या तुलनात्मक राजनीति के। तो अरस्तु जो कह रहे हैं कि अरस्तु का जो कथन है वे कह रहे हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आता है। देखिए, मुख्यतः राज्य समझौता इस वजह से होता है कि जो असुरक्षा की भावना है उसे कम किया जा सके, बट सज जीवन के लिए वो अस्तित्व में बना हुआ है, यानी लोगों के वेलफेयर या कल्याण के लिए। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। तो देखिए, जो उदारवादी लोग हैं वो राज्य को एक नकारात्मक अच्छाई मानते हैं, जबकि अरस्तु इन राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानता है। इसका अरस्तु कह रहा है कि जो राज्य है उसका कार्य है जो बुरे कामों और अपराधों को रोकना नहीं। जो नॉर्मली मानते हैं अपन कि राज्य का जो मुख्यतः कार्य होता है कि असुरक्षा की भावना को कम करना और सुरक्षा को बढ़ाना, तो खाली ये यही काम नहीं करता, यानी अपराधों को कम करने, बुरे कामों को कम करने का कार्य तो करता ही है, साथ ही मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, यानी लोगों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाता है और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाने का काम भी करता है। इस प्रकार जो राज्य का उद्देश्य है वो व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके सभी कार्य किए जाने चाहिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो देखिए, यूनानी नगर राज्य, यूनान मुख्यतः एंथिस था, उस यूनान के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जो ग्रीस देश है उसके आसपास का जो क्षेत्र है यूनान में शामिल था उस समय। तो उस समय जो यूनान जो नगर राज्य थे, जैसे अब एंथिस था, स्पार्टा था, तो वर्तमान में जो आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम राज्य ही है। हम स्टेट कहते हैं आधुनिक नाम, ठीक है, जो दुनिया में प्रचलित है। अब व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में क्या है कि यूनानी नगर राज्यों का जो स्टेट थे उनका जो आधुनिक नाम वर्तमान में क्या है? तो राज्य है। यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था। जब आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो प्लेटो ने कहा था कि यूनान की जो समस्या थी वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, ठीक है, और इस कारण यूनान वासियों के लिए नगर राज्य में कोई भेद नहीं था। तीसरा प्रश्न, किसने कहा कि राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। मतलब ये कह रहे हैं कि राजनीति, जैसे हम पीसीएम को विज्ञान मानते हैं, पीसीएम यानी पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को, उस तरीके से हम राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। अब क्यों नहीं रख सकते? इसके कुछ कारण है। और ये कह रहे हैं इतना ही नहीं, एक कला भी नहीं है, यानी कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। अभी कौन कह रहा है? तो ये कह रहा है बक्कल। तो हमने जब कल क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें देखा था कि बक्कल, मैटलैंड, ये ऐसे विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। तो बक्कल के अनुसार ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बक्कल है, एक मैटलैंड है, ये लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। अब मानता कौन है? तो अरस्तु मानता है। ठीक है,
राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह किसका कथन है? तो है गेटिल का कथन है। मतलब ये कह रहे हैं कि राजनीति जो विज्ञान है, जो पॉलिटिकल साइंस PSIR है, वो हमें बताता है कि पिछले समय में जो राज्य था वो कैसा, यानी उसका स्वरूप क्या था, इस समय उसका क्या स्वरूप है, और एक इसका आइडियल, यानी एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है और किसका स्टेटमेंट है? तो गेटल का है। देखिए आपको रटनी नहीं है, समझनी है। तो ये कथन किसका है? गेटिल का है कि राजनीति विज्ञान हमें बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या स्वरूप रहा है, इस समय क्या स्वरूप है। एक सेकंड रुकिए, चलिए थोड़ा सा कोई आ गया था इस वजह से। तो गेटल का स्टेटमेंट है कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का जो स्वरूप है क्या रहा है, इस समय उसका स्वरूप क्या है, और एक इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। तो देखिए आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र को एक आइडियल माना जाता है, साथ ही ऐसे स्टेट की बात करी जाती है जो वेलफेयर हो, कल्याणकारी हो। कैसा? कल्याणकारी राज्य हो। तो वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की बात करी जाती है। ठीक है, इसका सबसे अगर अच्छा उदाहरण है तो हम भारत को देख सकते हैं, जिसके जो DPSP, बताइए कमेंट करके कहाँ से कहाँ तक है। तो भाग 4 में और 36 से लेके 51 तक कल्याणकारी राज्य सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को, देखिए, विज्ञान नहीं मानता है। तो सबसे पहले हम अरस्तु, तो देखिए अरस्तु तो मैंने आपको बताया था कि अरस्तु राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है। लॉर्ड जो ब्रायस है वो भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है, और जो जेलीनेक है वो भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है। लेकिन जो मैटलैंड है, FW मैटलैंड, वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। अब चलिए हम देखते हैं कौन कौन ऐसा है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानता है और कौन ऐसा है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है। तो देखिए बकल, कॉम्टी, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, मॉस्का, ब्रोगन और बर्क आदि जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते, जबकि अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मोंटेस्क्यू, ब्रायस, ब्लिंटसली, जेलिनेक, डॉक्टर फाइनर और लास्की, ये ऐसे राजनीतिक विचारक हैं जो विज्ञान के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। देखिए राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान भी अरस्तु ने कहा था, यानी फिर कह सकते हैं पर मास्टर साइंस की अवधारणा। और क्यों कहा था? तो उन्होंने बताया कि जो राजनीति विज्ञान है, आप जो पॉलिटिकल साइंस है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिलेटेड है किससे? सभी सब्जेक्टों से, यानी सभी, जैसे इतिहास, फिलॉसफी, दर्शन, कहीं ना कहीं इससे रिलेट करते हैं। तो ये सर्वोच्च है, यानी मास्टर साइंस है। ठीक है, इसके बाद जो बर्नार्ड शॉ थे, उन्होंने इन्हें मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान कहा था। चलिए तो मैं आपको देखिए दोबारा फिर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नेट का पेपर उठाओगे तो उसमें बार बार पूछता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो बकले आप लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिखी दी है नोट्स मेरे पास जो है उसमें लिखे हैं। कॉम्टी, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, मॉस्का,
ब्रोगनो और बर्क। ये कैसे विद्वान है? तो देखिए, बकल, कॉम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, मॉस्का, ब्रोगनो और बर्क, ये ऐसे दार्शनिक हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते। अब उनकी बात कर लेते हैं हम, जो मानते हैं। तो सबसे पहला तो अरस्तु, दूसरा बोंदा, तीसरा हॉब्स, चौथा मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू पांचवा ब्राइस, छठवा ब्लंटसली और सातवां डॉक्टर फाइनर और आठवां लास्की। तो देखिए, अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, ब्लंटसली, डॉक्टर फाइनर और लास्की, ये ऐसे विचारक हैं जो क्या मानते हैं? तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। ठीक है, अब आपको याद हो गया अच्छी तरीके से। अब अगला प्रश्न है कि राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है, देखिए मैंने आपको बताया था कि व्यवहारवादी साइंटिफिक है आपको, और जो उत्तर व्यवहारवादी है वो साइंटिफिक होने के साथ मूल्यों पर बल देता है। बस आपको पहले इतना अंतर ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कर रहा है कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो स्वतः अनुभाविक है। अनुभावक मतलब एम्पेरिकल, मतलब साइंटिफिक, तो सही है। अगर जो साइंटिफिक है वो तथ्यों पर ज्यादा बल देगा, तो ये भी सही है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि पर, तो ये भी सही है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है, तो देखिए दर्शन पर नहीं, दर्शन की बात नहीं, यानी मूल्य, और मूल्यों की बात करता है उत्तर व्यवहारवाद, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन बी सही है। देखिए हम देख लेते हैं आंसर। तो जो व्यवहारवाद है वो राजनीति के अध्ययन का आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन आ गया कि इसे व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी गई। अब आपको ध्यान रखना है, वो नेट में पूछता है कि व्यवहारवाद की कौन सी विशेषता है। तो देखिए, व्यवहारवाद यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। ठीक है, साइंटिफिक है। अगर साइंटिफिक है तो फिर तथ्यों पर बल देगा। जब वो तथ्यों पर बल देगा तो देखिए मूल्यों पर बल कम देगा, यानी मूल्य सापेक्ष नहीं होगा, ये मूल्य निरपेक्ष होगा। ठीक है, इसके साथ ही अंत अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल देता है। आनुभाविक अध्ययन यानी एम्पिरिकल, ठीक है, और मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है, और ये विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपागमों में से किसी एक उपागम की दो मुख्य विशेषताएं मांगे थी। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो व्यवहारवाद है वो साइंटिफिक है, और जो उत्तर व्यवहारवाद है उसकी दो विशेषताएं हैं। एक तो ये प्रासंगिकता की बात करता है और कार्रवाई की, मतलब अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो प्रासंगिक है कि नहीं। तो एक तो रिलेवेंस और दूसरा एक्शन, दो उसके की टर्म है इसके उत्तर व्यवहारवाद के। ठीक है, तो जो उत्तर व्यवहारवाद है, देखिए वो व्यवहारवाद का अपोजिट नहीं है, इसका ही अगला चरण है, और इसे हम सुधारा, जो व्यवहारवाद है उसमें सुधार के रूप में, अपने आंदोलन के रूप में जान सकते हैं। एक नवीन दिशा का संकेत है, यानी जो व्यवहारवाद की कमियां थी उसका ही सुधार करके उत्तर व्यवहारवाद आया था। इसके दो नारे हैं, एक तो प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, और दूसरा है कार्रवाई यानी एक्शन। ठीक है, प्रासंगिकता, रिलेवेंस और कार्रवाई, यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज और राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकेतों, चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनके निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका जो मूल मंतव्य है वो है
सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में, यानी जो हम शोध कर रहे हैं तो समाज के संदर्भ में प्रासंगिक हो तथा संगतिपूर्ण भी होना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद यानी यह जो राज वैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष, यानी मूल्य निरपेक्ष की बात कर रहा है, न कि सापेक्ष। यह तटस्थ भाग से अलग रहकर अध्ययन कराने के बजाय जो मूल्य निरपेक्ष और जो तटस्थ था कौन, व्यवहारवाद, उसकी बजाय यह समाज और राज व्यवस्था की यथार्थ आगे आने के लिए आह्वान करता है। मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की प्रवृत्ति। तो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो है ना, देखिए दो है, प्रासंगिकता और ये मूल्यों पर बल दे रहा है, प्लस साइंटिफिक तो है, साथ ही मूल्यों को भी ध्यान में रखकर बात कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला जो राजनीतिक कार्य राजनीति है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा लासवेल की है। देखिए जो लासवेल है वो एलीट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, जिसमें एक तो पेरेटो, मॉस्का, मिशेल्स और लासवेल ऐसे विचार रखे जाते हैं। एलीट थ्योरी शक्ति की बात करती है, तो ये भी बात कर रहे हैं कि शक्ति के संदर्भ में जो किया जाने वाला जो राजनीतिक कार्य है वो राजनीति है। तो राजनीति विज्ञान का अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों, देखिए राजनीति विज्ञान में शक्ति, सत्ता, सरकार, उसके कार्य आदि पे बल दिया जाता है। इन शक्ति संबंधों के कुछ प्रमुख रूप हैं। व्यक्तियों में परस्पर, व्यक्ति और राज्य के मध्य शक्ति संबंध और राज्यों में परस्पर शक्ति संबंध। लासवेल ने इस परिभाषा को व्यापक रूप से ग्रहण किया। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला जो राजनीतिक कार्य है वही राजनीति है। परिभाषा किसकी है, तो लासवेल की। तो आपको ध्यान नहीं रखना है, वैसे आपको ध्यान रखना है कि जो लासवेल है एलीट थ्योरी से संबंधित, और एलीट थ्योरी कहीं ना कहीं शक्ति सत्ता की बात करती है, तो आप आराम से कर ले जाओ। अब है कि निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से। तो उत्तर व्यवहारवादी आपको पहले दो चीज ध्यान रखनी है, एक तो प्रासंगिकता और दूसरा कार्य, एक्शन। ठीक है, तो सारतत्व मतलब मूल्य तकनीक से पहले आना चाहिए, सही है, क्योंकि मूल्यों की बात कर रहा है, मैंने आपको बता ही दिया, वैल्यू। ठीक है, क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, सही है, तो क्रियाशीलता। एक्शन की बात कर रहा है। तीसरा है व्यवसायों को राजनीतिकरण, तो ये भी सही है। इस तरीके से ऑप्शन डी, देखिए आरपीएससी में आए प्रश्न। तो हमने पहले व्यवहारवाद की विशेषता देखी, अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो राजनीति विज्ञान के शोध में तकनीक की अपेक्षा सारतत्व मतलब उसका जो मेन मकसद है उसको प्राथमिक माना जाना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान समकालीन आवश्यक सामाजिक समस्याओं की दृष्टि से सुसंगत, यानी समस्याओं और समाज से सुसंगत होना चाहिए। सारगर वितरण सामाजिक उत्तरदायित्व बुद्धिजीवियों का प्रमुख जो ऐतिहासिक दायित्व एवं कार्य सभ्यता के मानवीय मूल्यों की रक्षा करता है। देखिए मूल्य वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। जो तीसरा है कि बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए, मतलब मूल्यों की सुरक्षा के लिए। और व्यवसाय का राजनीतिकरण अपरिहार्य और वांछनीय है। और जो आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक हैं तो चार्ल्स ई मेरियम। ठीक है, कौन है, चार्ल्स ई मेरियम। तो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो 1925 में प्रकाशित हुई नामक पुस्तक के प्रमुख जो व्यवहारवादी विचारक हैं, तो देखिए जो मेल चार्ल्स मेरियम वो व्यवहारवादी विचारक हैं, और चार्ल्स मेरियम ने ही बुक लिखी थी। मेरियम की पुस्तक उसी पुस्तक में, यानी इसी पुस्तक में आरंभिक व्यवहारवादी उपागम के संकेत मिलते हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम जो पढ़े थे आज उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए हमने पढ़ा था कि अस्तित्व में आता है, और यानी श्रेष्ठ के लिए तो अरस्तु बना रहता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम राज्य है। एक सेकंड, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था कि इसको विज्ञान नहीं मानते तो बक्कल है।
चौथा हमने पढ़ा था कि इसका आदर्श आइडियल रूप क्या होना चाहिए, तो गेटेल का वाक्य। पांचवा जो हमने पढ़ा था कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान कौन नहीं मानता, तो मैटलैंड नहीं मानता, अरस्तु, लॉर्ड ब्रायस और जेलिनेक मानते हैं। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न पढ़ा था कि व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण है वो तथ्यों पे, साइंटिफिक है, अनुभविक है, दर्शन पर बल नहीं देता है। इसके बाद जो हमने उत्तर व्यवहारवाद पढ़ा था, इसकी दो विशेषताएं प्रासंगिकता और कार्रवाई, मतलब रिलेवेंस और एक्शन। ठीक है। इसके बाद जो हमने 18वां प्रश्न पढ़ा था वो शक्ति हमने पढ़ा था कि एलीट थ्योरी जो लासवेल है और मॉस्का वो भी पढ़े देखे थे। उसके बाद हमने उत्तर व्यवहारवादी जो क्रांति है, तो देखिए सार्थक मूल्यों पर बल देता है, क्रियाशीलता और व्यवसायों का राजनीतिकरण। इसके बाद हमने जो लास्ट प्रश्न है वो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है, तो चार्ल्स ई मेरियम की। ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं से एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं कमेंट करके बताइए। ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।